हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है क्विक बेसन सीरीज़ के अंतर्गत। एनवायरनमेंट का हम क्विक सीरीज़ कर रहे थे और यहाँ पर 3 अब तक टॉपिक किए जा चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम अगली यहाँ पर टॉपिक्स लेकर आए हैं, जहाँ पर हम सामुदायिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से एनवायरनमेंट जो सीरीज़ शुरू की गई थी, यहाँ पर उसी को हम आज कुछ नए विषयों के साथ इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या है यहाँ पर सामुदायिक अंतःक्रिया के अंतर्गत और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। यूपीएससी और यूपीपीएससी पीएससी या फिर आपके स्टेट पीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ पर कई अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और इस कारण से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से पेपर में कर पाएँ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सामुदायिक अंतःक्रिया क्या है। सबसे पहले सामुदायिक अंतःक्रिया में किसी न किसी जीव का होना ज़रूरी है। समुदाय का मतलब समुदाय किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बनता है। यहाँ पर आपको कई एक ही प्रजाति के अलग अलग समूहों के सम्मिलित स्वरूपों का एक समुदाय बनता है। समुदाय जहाँ पर न सिर्फ एक जाति होती है, बल्कि एक जाति के कई आपके सदस्य होते हैं। इसी तरह से वह पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, एक जीव भी हो सकता है, मनुष्यों का भी हो सकता है। तो जैविक समुदाय क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जैविक समुदाय का मतलब है सभी पौधे, जीव, सूक्ष्म जीव और उनके आसपास के वातावरण में जो उनका एक पारस्परिक संबंध बनता है, वो जैविक समुदाय है। कहने का मतलब एक वातावरण में जहाँ पर पेड़ पौधे भी हों, जंतु भी रहते हों, सूक्ष्म जीव भी हों और वे एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, जो उसके कारण एक दूसरे को उस वातावरण में जो उनका संबंध होता है, उसी को हम कहते हैं जैविक समुदाय। इस जैविक समुदाय में यहाँ पर कुछ जातियाँ जो होती हैं वो प्रभावी प्रजातियाँ होती हैं। प्रभावी का मतलब होता है एक जाति दूसरे जाति पर या किसी दूसरे पूरे समुदाय पर जिसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे, उसे हम कहते हैं यहाँ पर प्रभावी प्रजाति। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक जीवन जो चक्र यहाँ पर चलता रहता है, पेड़ पौधे क्या जो होते हैं, यदि पेड़ यहाँ पर आपका नष्ट हो जाए तो उसका बाकी प्रजातियों पर लोगों को खाना पीना मिलना या हवा पानी या शुद्ध आपको वातावरण का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना वहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। आपको ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और जिसके कारण वहाँ पर आपके सभी समुदाय पर इसका असर पड़ सकता है। तो जो पेड़ हो गया वो पर्टिकुलर हमारे सब अन्य प्रजातियों के लिए एक वहाँ पर प्रभावी प्रजाति के रूप में हो सकती है। मानव भी अपने आप में प्रभावी प्रजाति है, जहाँ पर वो अन्य जीव जंतुओं को नष्ट भी कर सकता है, जंगलों की सफाई भी कर सकता है, भौगोलिक संरचना परिवर्तन ला सकता है। तो वहाँ पर मानव भी एक प्रभावी प्रजाति के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला जो पॉइंट है, अंतःक्रियाएं क्या होती हैं। अंतःक्रियाएं जहाँ पर इंटरैक्शंस की बात करते हैं, और इंटरैक्शंस किसके मध्य होगा, किसी न किसी जीव के मध्य होगा। जीव कौन से होंगे, पेड़ एक जीव का दूसरे जीव से हो सकता है, एक जानवर का दूसरे जानवर से हो सकता है, मनुष्य का जानवर के साथ हो सकता है, मनुष्य का पेड़ के साथ हो सकता है, जानवर का पेड़ के साथ हो सकता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का जो होता है, बॉडी का जो होता है, मृत होने के बाद उसका अपघटन करना होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जीव समुदाय जो होते हैं एक दूसरे से किसी न किसी कारण से अंतःक्रिया करते हैं। हमें भोजन चाहिए होता है तो हमें वहाँ पर पेड़ लगाना होता है, फल उससे हमें अर्जित मिलता है। वही पेड़ जो होते हैं हमें जो होते हैं आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो हम उन पेड़ पौधों के लिए जो होते हैं खाद्य पानी के इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुई, हम दोनों के मध्य अंतःक्रिया हुई। इसी तरह मान लीजिए हम किसी जीव को पालते हैं, मान लीजिए गाय अगर पालते हैं, तो वहाँ पर गाय को हम जो होते हैं खाने पीने इत्यादि की वस्तुएं उनको देते हैं और उसके बदले में वो हमें वहाँ पर दूध दे रहे हैं। उस दूध से हम फिर आपको दही इत्यादि बनाते हैं, उसका घी बना सकते हैं, अन्य डेयरी उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या हुई, अंतःक्रियाएं होते हैं, अर्थात एक जीव का दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करने की स्थिति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाकी एग्जाम्पल्स के रूप में उसको दिखाया गया है। ये देखिए, अंतःक्रियाएं बेसिकली 2 तरीके की होंगी। एक होता है धनात्मक अंतःक्रिया और दूसरी होती है ऋणात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक अंतःक्रिया का मतलब होता है जहाँ 2 सहयोगी दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचा रहे हों, अथवा एक सहयोगी लाभ की स्थिति में हो तो उससे दूसरे को हानि ना हो रही हो, इसे हम धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में 2 जीवों का साथ रहना ज़रूरी होता है और इसीलिए इसको सहजीविता भी हम कहते हैं। यहाँ पर सहजीविता जो होते हैं उसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर सहोपकारिता, जब दोनों ही सहयोगी लाभ की स्थिति में हों, अर्थात जब 2 पार्टनर साथ में रहते हों और दोनों पार्टनर साथ में रहने के कारण वो एक दूसरे को लाभान्वित कर रहे हों, तो इसको हम सहयोगिता कहते हैं।
यहाँ पर सहोपकारिता कहते हैं, और सहोपकारिता में जैसे आपका साइकस लाइकेन होता है जो आपके पेड़ पौधों को भोजन पानी देता है, उसके बदले में वो आपको भोजन इत्यादि की आपूर्ति करता है, या खाद्य या जल की है या खनिज पदार्थों की है वो उनको आपूर्ति करते हैं। तो इस तरह से साइकस लाइकेन जो होते हैं, एक भोजन पानी की उपलब्धता वहाँ पर अर्थात भोजन बना के देता है, दूसरा वहाँ खनिज लवण इत्यादि वहाँ पर उनको रहने का आवास इत्यादि चीज़ों को देते हैं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सहभोजिता, जिसमें भी आपके दो जीव होंगे, एक लाभ की स्थिति में होगा लेकिन दूसरे को उससे कोई हानि नहीं हो रही होती है, ऐसी स्थिति को बोला जाता है आपको सहभोजिता। जैसे कि आर्किड्स को देख सकते हैं, आर्किड्स जो होते हैं आपके पौधों पर उगते हैं, पौधों पर उगने के कारण उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, अर्थात वो सूखते नहीं है आपको, और दूसरी तरफ जो होता है उस आर्किड्स को वहाँ पर रहने का एक आवास मिल जाता है, इसके अलावा भोजन पानी की उनकी व्यवस्था हो जाती है। तीसरा है आदि सहयोग। आदि सहयोग का मतलब है जब दो पार्टनर दोनों हों, दोनों के मध्य कोई भौतिक संबंध ना हो, अर्थात फिजिकल वहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे को जो होते हैं लाभ की स्थिति में रखते हों। जैसे कि सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपको अपघटन करते हैं कई सारे जीवों का। तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ का जो होता है वहाँ पर सड़गल गया तो वहाँ पर उसका अपघटन किया, अपघटन करने के बाद वो मिट्टी मिल गया, तो मिट्टी के थ्रू जहाँ तक है दूसरे जो पौधे होते हैं वो उन पदार्थों का अपघटन कर लेते हैं, और वहीं से उनकी पत्तियाँ जो है इत्यादि जो होती गिर गई, उस पत्तियों का जो अपघटन करते हैं तो वो सूक्ष्म जीव करते हैं। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्टली वहाँ पर इंटरेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पर कुछ न कुछ की स्थितियाँ लाभान्वित करने की स्थितियां वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये तीनों जो स्थितियां होती हैं ये आपको होती हैं यहाँ पर धनात्मक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि ऋणात्मक। धनात्मक समझ में आ गया, जहां पर या तो दोनों को लाभ होगा या एक को लाभ होगा तो दूसरे को वहां पर हानि नहीं होती है। लेकिन ऋणात्मक का मतलब है कि जहां पर किसी न किसी को नकारात्मक तौर पर स्थितियां दिखाई दें, जहां एक जो होता है अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में वहां पर किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखता हो, ऐसी स्थितियां देखने को भी मिलती हैं, और ऐसी क्रियाओं को बोला जाता है ऋणात्मक अंतःक्रियाएं। इसमें भी आता है स्पर्धा। स्पर्धा कैसे? एक ही क्षेत्र में रहने वाले दो अलग अलग जीवों के मध्य एक ही वस्तु, जल, संसाधन, आवास, क्षेत्र इत्यादि के लिए जो स्पर्धा होती है उसको हम उसमें कहीं ना कहीं यदि किसी एक जीव की प्रभाविता हो जाएगी, यदि एक जीव को मिलता है तो दूसरे को उन चीज़ों की आपूर्ति नहीं होगी, अर्थात एक तो लाभ की स्थिति में होगा लेकिन उससे दूसरे जीव को वहाँ पर नुकसान होगा। इसको हम कहते हैं स्पर्धा की स्थिति। दूसरा होता है यहाँ पर विरोधी की स्थिति। विरोधी की स्थिति क्या होती है? कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जो होते हैं कि एक रासायनिक पदार्थों, विषाक्त रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं, जिसके कारण उनके आसपास के जो पौधे होते हैं, जो आपकी झाड़ियाँ होती हैं, जो अन्य पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को बोला जाता है हम विरोधिता, अर्थात एलेलोपैथी। आपका एक वर्ड आया था, ये आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, आपका पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलेलोपैथी भी इसको बोला था, वहाँ पर एलेलोपैथी ही वर्ड यूज़ किया गया था। 2017 का क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ है। तो एलेलोपैथी का मतलब हुआ जहाँ कोई पेड़ या कोई जीव जो होता है किसी रासायनिक पदार्थ का स्राव करके दूसरे जीवों को हानि पहुंचाता है या किसी प्रकार की प्रजाति को बढ़ने से रोकता है, इस स्थिति को आपको विरोधिता कहते हैं, या फिर विरोधी, या फिर आपको एलेलोपैथी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर परजीविता। परजीविता का मतलब क्या होता है कि एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव पर अपने भोजन इत्यादि के लिए आश्रित होता हो। ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेड़ पौधों के लिए जैसे होते हैं कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, गाय भैंस जो होती हैं वहाँ पर भोजन इत्यादि के लिए वो पेड़ पौधों, घास फूस इत्यादि चीज़ों को खाएंगी। इसी तरह से जीवों की अगर बात करें तो उन मान लीजिए गाय पर जो होती है जूं हो जाती हैं, मनुष्यों पर भी जो होते हैं जूं आपके सरों पर जो होती है पाई जाती है। कहीं ना कहीं आप छोटे बच्चों की स्थिति देखें अगर बहुत ज़्यादा सफाई नहीं रखते हैं तो जूं पाई जाती है, तो वो क्या करते हैं दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर अपने भोजन की इत्यादि की प्राप्त करते हैं। इसी को कहते हैं आपको परजीविता। इसके अलावा परभक्षक होते हैं। परभक्षक अर्थात जो जीवित जीवों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे शेर को आपने देखा होगा, चीता हैं जो भी जंगली जानवर हैं, वो क्या करते हैं, जो मांसाहारी हैं बेसिकली, वो जीवित जीवों का शिकार करते हैं और शिकार करने के पश्चात अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो इनको बोला जाता है परभक्षक या प्रेडेटर्स। इसके अलावा आता है कीस्टोन प्रजाति। की सामुदायिक संरचना क्या है? कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं? एक ऐसी प्रजाति जो किसी स्थान विशेष में अपनी संख्या के आधार पर नहीं बल्कि अपने कार्यों के आधार पर वहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में स्थापित हो। इसको समझने के लिए एक पेड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जिस क्षेत्र में एक पेड़ पाया जाता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए जहाँ पर पेड़ है। पेड़ क्या होगा, अगर कहीं पर भी पेड़ होता है तो वहाँ पर उसमें अगर फल इत्यादि लगे हैं तो उन फल को खाने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर पक्षी हो गए या फिर अन्य जो गिलहरी हो गई या फिर अन्य जो जीव हो गए वो आकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो पेड़ क्या हो गया, उस क्षेत्र के लिए कीस्टोन प्रजाति हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसका कार्य क्या है, उसने बहुत सारे जीवों को रहने के लिए आश्रय दिया, प्लस उनको खाने पीने के लिए वहाँ पर फल इत्यादि की व्यवस्था भी की, अर्थात खाद्य अर्थात खाने की वस्तु के साथ आवास भी रहने की व्यवस्था करता है। अर्थात एक ऐसा पेड़ जैसा होता है जैसे कि व्यवस्था के आधार पर हम पेड़ को पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक कीस्टोन प्रजाति कह सकते हैं। बाकी वही देखा है कि वह प्रजाति या समूह जिसका समुदाय या पारिस्थितिकी पर प्रभाव उसकी संख्या पर नहीं यद्यपि कार्य से अभिव्यक्त होता है, जैसे एक पौधा है जो दूसरे जीवों को भोजन और आवास देता है। तो कीस्टोन जो प्रजाति होती है उसका अपना एक सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र पर प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरा ले लीजिए, 1 किलोमीटर के दायरे में गर्मी का महीना ले लीजिए। गर्मी के महीने में आपको अगर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई पेड़ नहीं है और आपको वहाँ पर पैदल चलना है या गाड़ी से चलना, और गाड़ी में अगर AC भी नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वहाँ पर सांस लेने में, चलने फिरने में पसीना बहुत ज़्यादा था, डिहाइड्रेशन की स्थिति हो सकती है। लेकिन मान लीजिए 1 किलोमीटर के बाद अचानक से आपको कुछ पेड़ मिल जाए जहाँ पर लगातार लगे हों, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उस पेड़ के रहने के कारण उसके तापमान पर, अपेक्षित आर्द्रता पर, जलवायु पर, प्रकाश की तीव्रता पर वहाँ पर परिवर्तन, अर्थात वहाँ का माहौल जो होता है ठंडा होगा, सुकून भरा होगा, बजाय उस एरिया से जहाँ से आप पहले से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कीस्टोन जो प्रजातियां होती हैं वहाँ पर्टिकुलर उस क्षेत्र में कुछ न कुछ जलवायु के स्तर पर परिवर्तन लेकर आती हैं जो आपको अन्य के क्षेत्रों में नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कीस्टोन प्रजातियों का ये कुछ प्रभाव भी होता है, वो अपने आसपास के जलवायु अर्थात क्षेत्र में कुछ न कुछ जलवायु परिवर्तन या फिर वहाँ पर कह सकते हैं कि सूक्ष्म जलवायु कह सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि अन्य क्षेत्रों से अलग होगा। अलग किस आधार पर होगा, तापमान के आधार पर, अपेक्षित आर्द्रता के आधार पर, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर। चलिए यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति हो गई। अब बात करते हैं कि पारितंत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों की। इन प्रजातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनका मतलब क्या होता है, इनका तात्पर्य क्या होता है। देखिए पहला है अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, एक अम्ब्रेला एक तरह की छाता अनुमा संरचना जिसमें एक छाते के अंदर आपको एक से अधिक व्यक्तियों अर्थात कई सारे समूहों को वहाँ पर रखा जा सकता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि अम्ब्रेला प्रजाति क्या है, विशाल समुदाय वाली प्रजातियों की कीस्टोन प्रजातियाँ, ठीक है, मतलब एक ऐसी विशाल समुदाय प्रजाति जो कि स्टोन प्रजाति की तरह कार्य कर सकती है। जैसे बाघ, फिलहाल बाघ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और उन्हें लगातार बचाने का प्रयास किया, उनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बाघों के कम हो जाने से शाकाहारी जंतुओं की संख्या बहुत बढ़ सकती है। इसलिए वहाँ पर कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला का एक नियमित स्वरूप बना रह सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसी कीस्टोन प्रजातियाँ आपको संरक्षित की जानी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही प्रजाति से कई सारे अन्य प्रजातियाँ वहाँ पर जुड़ी होती हैं। इसी तरह से अन्य प्रजातियों के संरक्षण की बात की जा रही है ताकि वहाँ पर अम्ब्रेला प्रजाति होती है वहाँ पर संरक्षित रह सके, जो एक श्रृंखला बनी हुई है वो आपको नियमित रूप से चलती रहे। इसके अलावा संकेतक प्रजाति, संकेतक यानी इंडिकेटर, जो किसी न किसी चीज़ की सूचना देते हों। जैसे कि वायुमंडल या कह सकते हैं कि वातावरण बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कई सारी प्रजातियां हैं जो प्रदूषण के लिए एक संकेतक का काम करती हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पर्यावरण परिवर्तन है तो अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, उनको हम संकेतक प्रजाति कहते हैं। और जैसे कि किसी तालाब में जल की स्थिति का पता लगाना हो कि यहाँ पर जल कितना स्वच्छ है, साफ है, पीने योग्य है, किस योग्य रह गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, मछलियाँ जो होंगी उस क्षेत्र के लिए आपके क्या होंगी, उस तालाब में जल की स्थिति के लिए संकेतक होंगी। अगर वहाँ पर अत्यधिक या बहुतायत मात्रा में आपको मछलियाँ पाई जा रही हैं, अर्थात वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित हैं, लेकिन यदि वहाँ पर मछलियों की मृत्यु होने लगे तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि वो वहाँ पर पीने योग्य या अन्य किसी भी योग्य वहाँ पर वो पानी अब नहीं रह गया है, अर्थात जल अब प्रदूषित हो चुका है। इसके अलावा फाउंडेशन प्रजाति, अर्थात फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि आपको नींव रखने का काम, अर्थात जो पहला जो व्यक्ति वहाँ पर आता है उसके बाद फिर नए लोगों का वहाँ पर धीरे धीरे उसके साथ जुड़ना शुरू होता है। तो फाउंडेशन प्रजाति भी ऐसी होती है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में सबसे पहले आती हैं, फिर वो धीरे धीरे एक वायुमंडल अर्थ के वातावरण का निर्माण करती हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पर बाकी अन्य प्रजातियाँ आकर रहने लगती हैं। जैसे समुद्र में अगर देखें तो कोरल होती है जो कोरल रीफ का निर्माण करती है और उस कोरल रीफ पर फिर धीरे धीरे अन्य जो जीव जंतु होते हैं वहाँ पर आकर रहना
शुरू कर देते हैं और उससे एक पारितंत्र का वहाँ पर निर्माण होता है। तो फाउंडेशन प्रजाति, यह प्रजाति अन्य प्रजातियों के जीवों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया पारितंत्र हेतु जो महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं, अम्ब्रेला प्रजाति, संकेतक प्रजाति और फाउंडेशन प्रजाति, और उसको हमने समझ लिया। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण की। देखिए अनुक्रमण क्या है, सैकड़ों हजारों वर्षों में जो लगातार परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है उसी को हम अनुक्रमण कहते हैं। इस अनुक्रमण में पर्यावरणीय परिस्थिति में काफ़ी परिवर्तन आता है। नए नए पेड़ पौधों का वहाँ पर उगना, उनका नष्ट होना, फिर नए पौधे का आना, फिर उनका वहाँ पर नष्ट होना, फिर नए पौधे का आना, और ये स्थिति तब तक चलती रहती है जब तक कि एक ऐसी प्रजाति वहाँ पर उत्पन्न ना हो जाए जो पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित कर ले और अपने आप को वहाँ पर लंबे समय तक टिकने के लिए सक्षम ना बना ले। तो इस सारी जो प्रक्रिया को कहा जाता है अनुक्रमण। बाकी परिभाषा लिखी हुई है, अनुक्रमण सैकड़ों हजारों वर्षों में वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एकल पथगामी पारिस्थितिकी समय में होने वाला परिवर्तन है, लगातार एक ही दिशा में चलने वाली स्थिति है। इसमें कई नई नई चीज़ें यहाँ पर डेवलप्ड होती हैं। यहाँ पर जो अनुक्रमण की प्रक्रिया है इसको 3 अलग अलग समुदायों में हम पढ़ते हैं। पहला नवीन समुदाय। नवीन समुदाय अर्थात जो सर्वप्रथम स्थापित प्रजाति होगी उसको कहते हैं नवीन समुदाय। अर्थात किसी खाली क्षेत्र में जो सबसे पहली प्रजाति उत्पन्न होगी, जो सबसे पहले प्रजाति आएगी, जो सबसे पहली प्रजाति विकसित होगी, वो आपकी नवीन समुदाय होगी। उसके पश्चात क्रमिक समुदाय आएंगे। क्रमिक समुदाय क्या मतलब हुआ, जो नवीन समुदाय के आने के बाद नष्ट हुई, फिर दोबारा कोई आई, फिर तो वो नष्ट हुई, फिर उसके बाद तीसरी आई, फिर वो नष्ट हुई, चौथी आई, वो नष्ट हुई। तो यहाँ पर इस तरह की जो लगातार नई नई प्रजातियाँ विकसित होती रहती हैं उसको हम कहते हैं क्रमिक समुदाय। और एट द लास्ट आता है चरम समुदाय, अर्थात वो प्रजाति का आ जाना जो पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित कर ले और अपने आप को वहाँ पर लंबे समय के लिए सिक्योर्ड करके चीज़ों को संचालित करना शुरू कर दे। तो समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन और नवीन समुदाय की स्थापना को हम क्रमिक समुदाय कहते हैं। चरम समुदाय जहाँ पर आपको अंतिम रूप से जो होता है स्थापित समुदाय जो कि संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर कुछ अनुक्रमण जैसा जो वर्ड है ये आपका वार्मिंग और क्लेमेंटस ने प्रयोग किया था, अर्थात अनुक्रमण की जो अवधारणा दी थी वो वार्मिंग और क्लेमेंटस ने दिया था, और अनुक्रमण का जो शब्द का प्रयोग किया था वो हुल्ट ने किया था। तो हमने यहाँ पर जैविक समुदाय, अंतःक्रिया, आपको प्रभावी प्रजातियाँ, प्लस यहाँ पर कुछ अन्य प्रजातियाँ जो आपके पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इसके अलग अलग प्रकार में आते हैं। अनुक्रमण के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए अनुक्रमण के जो प्रकार हैं यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक प्राथमिक अनुक्रमण, एक द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण का क्या मतलब होता है, अर्थात किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर पहले से कोई प्रजाति रही ही ना हो और वहाँ पर आपको नई प्रजाति का पनपने की स्थिति को प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। प्राथमिक का मतलब ही पहला होता है, अर्थात पहली प्रजाति जहाँ पर उत्पन्न होती है उस क्षेत्र को हम प्राथमिक अनुक्रमण की संज्ञा कहते हैं। और ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है, जो आपके लावा से निर्मित क्षेत्र होंगे, लावे के कारण वहाँ पर बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं रहा हो या कभी भी कुछ नहीं रहा हो, या कह सकते हैं कि बर्फ से आच्छादित क्षेत्र जहाँ कभी कोई वनस्पति रही हो ना और उसके पिघलने के बाद फिर नई वनस्पतियों का वहाँ पर आगमन होता है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। यहाँ लिखा भी हुआ है जहाँ पहले किसी भी जैव समुदाय का अस्तित्व नहीं होता, जैसे नवा लावा है, हिमोड़ है, रेत है। इसमें नवीन से चरम समुदाय की स्थिति का पनपने की सारी प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होगा, अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले प्राथमिक अनुक्रमण की स्थिति को प्राप्त कर चुका हो लेकिन वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहाँ पर सारी वनस्पति प्रजातियां का नष्ट हो जाना और उसके पश्चात वापस से अनुक्रमण की प्रक्रिया का पनपने की स्थिति को ही हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। परिभाषा के स्वरूपिक तरह पे प्राथमिक अनुक्रमण के क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट वनस्पति समुदाय का पुनः विकास होने की स्थिति। अर्थात मान लीजिए किसी क्षेत्र में गांव रहा हो, कैसी मान लीजिए खनिज संसाधन अचानक से कोई मिल जाता हो, तो वहाँ पर वो खनिज संसाधन मिलने के कारण वहाँ पर उसने वनों की कटाई कर दी, सारा कुछ वहाँ पर बना लिया, खदान वहाँ पर बन गई, खनिज संसाधन का उत्पादन किया। अचानक से खनिज संसाधन जो मिल रहा था वो समाप्त हो जाता है।
कंपनी वहाँ से छोड़कर चली जाती है, कोई उसको फिर से ध्यान नहीं देता है और वहाँ पर फिर कुछ समय के पश्चात वापस से पेड़ पौधे त्याग पर अपने लगते हैं और फिर वो स्थिति को अपना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं उसी को आप द्वितीयक अनुक्रमण के तौर पर समझ सकते हैं। अनुक्रमण की जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ 6 चरणों में संपन्न होती है। इसको क्लेमेंटस ने बताया कि यहाँ पर एक अनुक्रमण की जो प्रक्रिया है ये 6 अलग अलग चरणों में संपन्न होती है, 6 अलग अलग चीज़ों से होकर गुजरती है। पहला है न्यूडेशन अर्थात खाली स्थान, जहाँ वनस्पति नहीं होती अर्थात वनस्पति रहित क्षेत्रों को कहा जाता है। दूसरा आक्रमण या प्रवास अर्थात ऐसे खाली स्थान पर जब बाहरी प्रजातियां जो होती हैं प्रवेश करने लगती हैं, वहां पर आती हैं, उगने लगती हैं, वहां पर इसे कहा जाता है आक्रमण या प्रवास की स्थिति। तीसरा है अस्थापना अर्थात जब प्रकीर्णन के द्वारा फल और अन्य पौधे जो होते हैं उगना प्रारंभ करते हैं तो उसे हम अस्थापना कहते हैं। चौथा है स्पर्धा, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ आक्रमणकारी प्रजातियां आ चुकी हैं, कुछ स्थापना द्वारा यहाँ प्रकीर्णन के द्वारा पौधे आ चुके हैं, फल उग चुके हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोगों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा होगी अर्थात उस क्षेत्र विशेष के जल, ऊर्जा, संसाधन, खनिज लवण इत्यादि को पाने की एक होड़ होगी और इसके कारण फिर यहाँ पर इनकी धीरे धीरे जो सर्वाइवल कर पाएगा वही चरम स्थिति पर पहुंच पाएगा और वहां पर उस क्षेत्र में उस प्रजाति का वहां पर कब्जा होगा अर्थात वो ही वहां पर सर्वाइवल कर पाने की स्थिति में होगा। फिर प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया किसके बीच होगी? पदार्थों के आदान प्रदान को लेकर अर्थात पेड़ पौधे अगर हैं तो फिर वहाँ पर जानवर आएंगे, फिर वहाँ पर मनुष्य आकर हो सकता है रहने लगे, फिर सूक्ष्म जीव होंगे, अगर उनके मरने के बाद फिर वहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया क्या होगी? यहाँ पर एक दूसरे जीवों के मध्य यहाँ पर आदान प्रदान संबंधी चीज़ें। उसके बाद स्थिरीकरण अर्थात समुदाय व पर्यावरण के मध्य जब सामंजस्य अर्थात एक आपसी सामंजस्य बन जाएगा, जहाँ पर मनुष्य आज की जैसे स्थिति देखें, आज की जो शहर बना रहा है वो विकसित होने के लिए शहर भी बना रहा है लेकिन साथ साथ ग्रीन एनवायरमेंटल भी चाहता है अर्थात सड़कों किनारे पेड़ पौधे हों, थोड़े बहुत अगर आज जहाँ भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं वहाँ पर आपको गार्डन एरिया होना चाहिए, गमले इत्यादि जो बिल्डिंग्स आपको बन रही हैं वहाँ पर गमले होने चाहिए अर्थात वहाँ पर ग्रीनरी का भी प्रयोग किया जाता है। शहरों के विकास, घरों के विकास के साथ साथ ग्रीनरी का भी विकास किया जाता है अर्थात पर्यावरण और विकास के सामंजस्य की यहाँ पर बात की जाती है। इसके अलावा समुदाय के मध्य ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? देखिए, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जो ऊर्जा का प्रवाह है, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य से प्रकाश आता है, उस प्रकाश को हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। ये कौन करता है? स्वपोषी पौधे अर्थात हरित पौधे जिनके पास पर्णहरिम की स्थिति होती है। फिर वो इसको विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करने के पश्चात उसे वो कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसका सेवन जो होता है वहाँ पर जीवों मनुष्यों के द्वारा किया जाता है और उनमें ये एटीपी के रूप में वहाँ परिवर्तित हो जाता है जिसे हम रासायनिक बंध ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है? इन जैविक समुदायों का जब हम श्वसन प्रक्रिया संपादित करते हैं तो एटीपी का टूटती है और टूटने के पश्चात वहाँ पर क्या होती है कि आपको ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में आपको वायुमंडल में विसरित हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब जीव पर्टिकुलर जब तक जिंदा रहता है तब तक इस प्रक्रिया होती है। जीवों के मरने के पश्चात उसकी बॉडी में भी वहाँ पर ऊर्जा होती है तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है और जो रही सही ऊर्जा होती है वो भी उसमें ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो विभिन्न घटकों से होते हुए वापस से आपका वायुमंडल में विसरित हो जाती है। इसे ही समुदाय के मध्य ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या है? पारिस्थितिकी उत्पादकता कहने का मतलब किसी क्षेत्र में हरे पौधों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र के प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा। कहने का मतलब कोई एक पेड़ हो, एक निश्चित समय में उसके द्वारा जो टोटल ऊर्जा संचित की जाती है उसे ही उसकी आपका कह सकते हैं कि उत्पादकता कहते हैं। यहाँ पर उसकी पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। ये वैसे पिछले भी टॉपिक में हमने पढ़ा था, उत्पादकता क्या है, सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता क्या है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है, ये सब हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। यहाँ पर जो नई चीज़ जानने वाली चीज़ है कि ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है कि प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर सर्वाधिक जो प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा 3 और सबसे कम 3 के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। तो देखिए, सर्वाधिक जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। यहाँ पर 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होती है। ज्वार नदमुख में 1500 होती है। शीतोष्ण सदाबहार वन में ये 1300 होती है।
ये सर्वाधिक 3 है। अगर यहाँ पर न्यूनतम 3 की बात की जाए तो सबसे कम यहाँ पर पाया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, जहाँ पर सिर्फ आपका 90 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिवर्ष पाई जाती है पारिस्थितिक उत्पादकता। उसके बाद आपका समस्त सागरीय क्षेत्र में 125 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष पाई जाती है, और उसके बाद फिर टुंड्रा और अल्पाइन क्षेत्र में 140 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको आपको बताते चल रहा हूँ। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है। तो पारिस्थितिकी दक्षता का तात्पर्य है विभिन्न ऊर्जा स्तरों के द्वारा विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होकर ऊर्जा को कितनी भी एक समय से दूसरे समय से या एक स्तर से दूसरे स्तर में उपलब्ध होने की स्थिति। अर्थात कहा जा सकता है कि किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में वहाँ पर जब स्थानांतरित होता है तो स्थानांतरित होने के पश्चात वो उसका प्रयोग किस तरीके से करता है, वहाँ पर फाइनल रूप से जो ऊर्जा उसमें बचती है वही उसकी ऊर्जा दक्षता कहलाती है। तो यहाँ पर एक जीव जो ऊर्जा का मान लीजिए उसको कोई चीज़ खाता है पीता है, वहाँ पर फिर वो शोषण करता है तो कुछ ऊर्जा उसकी बाहर निकल जाती है। इसके पश्चात जो ऊर्जा उसमें शेष रह जाती है वह उसकी पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। इसके अलावा जैव भू रसायन चक्र, तो यहाँ पर जैव भू रसायन चक्र में क्या होता है, किसी भी पदार्थ के उद्भव, उसके ग्रहण और उसके विसर्जन की प्रक्रिया को ही हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अर्थात वायुमंडल में किसी न किसी रूप में कोई न कोई तत्व पाया जाता है और वो तत्व फिर किसी दूसरे रूप में किसी जीव तक पहुंचता है, उस जीव के द्वारा फिर फाइनली उसको फिर से आपको उसके अपघटन के पश्चात वो वापस से वायुमंडल में चला जाता है। इसे ही हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऐसे ही कुछ तत्वों का यहाँ पर देखिए चक्र बना हुआ है। ये चक्र आता नहीं है लेकिन इन तत्वों की कहीं ना कहीं उपयोगिता आपको पता होना चाहिए। चक्र क्या है एक एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी उपयोगिता पर भी चर्चा करते चलेंगे। जैसे कार्बन चक्र क्या है, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो होते हैं पौधे यहाँ पर लेते हैं, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित करते हैं। उसके बाद ये एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर पौधे जो होते हैं उसको मान लीजिए एनिमल्स के द्वारा यदि कोई फल बनता है तो वहाँ पर एनिमल्स है, जीव है या मानव है, उसका वो प्रयोग करता है, उसे खाता है। खाने के कारण क्या होता है उसमें भी कुछ न कुछ मात्रा में पहुँचता है। उसके बाद उनका जो होता है अपघटन होता है और मनुष्य के द्वारा श्वसन होता है, तो श्वसन के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फिर जीवों का जब अपघटन होता है तो भी वहाँ पर आपका कार्बन जो होता है बाहर निकलता है और उसके बाद वो वातावरण में चला जाता है। एक तो ये प्रक्रिया हो गई कार्बन चक्र में। इसके अलावा प्लांट में जो होता है जो ऊर्जा संचित रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो संचित रह जाती है, प्लांटों के सड़ने गलने से काफ़ी सैकड़ों हजारों वर्षों के पश्चात वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है और पेट्रोलियम का जो होता है विभिन्न गाड़ियों में यूज़ होने के बाद उसका दहन होता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कोल भी इसी तरह का है, कोयला भी होता है, उसका भी दहन होता है। प्लांटों के जो होता है उसके काफ़ी लंबे समय से पड़े रहने के कारण वो कोयले में बदल जाता है। फिर कोयले का भी आप दहन करते हैं, दहन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर आपको बाहर निकलता है। इसी तरह से कोई वातावरणीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी आपको जो होता है कार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बोनेट जो होता है आपको वाटर में पाया जाता है, जिससे आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर बनता है और वहाँ पर वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो आपके समुद्री जीवों के खोल बना, जो कई सारे जीव होते हैं जो आपके खोल में रहते हैं, जैसे आपका सीपी होती है, शंख होते हैं, तो उनके जो होते हैं जीवन की संरचना को सुरक्षित रखने के लिए भी उनका काम होता है। तो वहाँ पर अगर हम कार्बन का देखें तो अलग अलग जीवों में ये अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है और कई तरीके के इसके अपने उपयोग हैं। जहाँ पर ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग होता है, ऊर्जा का पेट्रोलियम है, कोल है, कि तो किसी के समुद्री जीवों की सुरक्षा के संदर्भ में बॉडी की सुरक्षा के लिए वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी तरह से आपके पानी को स्वच्छ करने के लिए आपको चूना पत्थर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन चक्र जो होता है कार्बन का अलग अलग स्वरूपों से होते हुए एक भू जैव रसायन चक्र ये भी यहाँ पर चलता है। नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो नाइट्रोजन का जो होता है पौधे यहाँ पर लेते हैं। चक्र जो होता है क्या क्या अमोनिया होती है, फिर उसका नाइट्राइट होता है, फिर वो नाइट्रेट बदलता है, फिर नाइट्रोजन जो होता है वहाँ पर कुछ आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जिससे आपको नॉस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, स्यूडोमोनास होते हैं, राइजोबियम होते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को जो होता है वहाँ पर इसका स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद वहाँ पर नाइट्रोजेट के रूप में वहाँ पर प्लांट इसको लेता है। फिर उसका जो होता है कि उसको एनिमल जो होता है वहाँ पर प्रोटीन लेता है, प्रोटीन के रूप में यहाँ पर आपको अमीनो अम्ल प्रकाश प्रोटीन इत्यादि बनती है। फिर यहाँ पर इनका जो होता है डीकम्पोजन होता है, डीकम्पोजन के बाद ये वापस से वातावरण में अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन पृथ्वी इनके लिए आपको पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए वृद्धि, पौधों की वृद्धि के लिए और यहाँ पर प्रोटीन इत्यादि की आवश्यकताओं के लिए आपको उनके बनने के लिए आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है।
ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों के लिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वहाँ पर उसका निर्मुक्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो होता है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसको जो होता है यहाँ पर, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड पदार्थ होते हैं वो उसके दोनों का क्या होता है, मनुष्य और पौधे, एनिमल और प्लांट, उसको क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकालते हैं। फिर उनका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में उनका वहाँ पर क्योंकि वाष्प, जब भी आपको जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जब आप छोड़ते हैं तो उसके साथ थोड़ी बहुत वाष्प भी बाहर निकलती है। इसका जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश, ग्रीन जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रयोग करने के पश्चात वो आपको ऑक्सीजन और आपके ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसको वो बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से ही ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होता है, वहीं मनुष्य के लिए यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो होती है जीवन जीने के लिए उसके यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन चक्र जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कार्बन चक्र से भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद फास्फोरस चक्र आता है। फास्फोरस जो होता है मूलतः जो होता है रॉक और सॉइल के रूप में पाया जाता है, जहाँ पर उसके अपघटन के पश्चात जो होता है ये आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलता है, फिर उसको आर्थोफॉस्फेट के रूप में वो बदलता है। आर्थोफॉस्फेट के रूप में पौधे वहाँ पर उसको ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात वो उसका जो होता है, जो पौधे ग्रहण करने के बाद अन्य जीवों के रूप में, अन्य पदार्थों के रूप में जीवों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है, और फाइनली जब विघटन होता है तो फिर से उसका वो आपको रॉक के सॉइल के रूप में, फॉस्फोरस के रूप में फिर वो बदल जाता है। तो ये सारे जो चक्र चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि एक सिरे से जहाँ से वो शुरू होते हैं वो अलग अलग माध्यमों से विघटित होकर किसी न किसी माध्यम से जीवों में पहुँचते हैं, फिर जीवों के विघटन होता है, फिर वो वापस से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस दौरान वो क्या करते हैं, हर एक जीव की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यदि उनकी कमी हो जाती है तो उससे बहुत सारे रोग भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। कार्बन की अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पर अन्य प्रकार की जो क्रियाविधियाँ हैं, पृथ्वी जो गर्म नहीं हो सकती है वहाँ पर सारी चीज़ों के कारण, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग की भी स्थिति है। लेकिन अगर कहा जाता है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है, यदि उनका लगातार इस तरह से अवशोषण हो और उनका वहाँ पर विसर्जन ना हो तो वहाँ पर आपकी जो होती है पूरी की पूरी स्थिति जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो खराब हो सकता है, वहाँ पर पूरा नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो जीव हैं कहीं ना कहीं उनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसी तरह फास्फोरस की स्थितियां हैं, इसी तरह नाइट्रोजन है जहां पर आपको प्रोटीन इत्यादि बनने की स्थिति होती है। फास्फोरस जो होता है जड़ों के विकास में, शीघ्र फलों के पकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह सल्फर को अगर आप ले लीजिए तो सल्फर जो होता है वहाँ पर उसकी कमी से पौधों में हरिमीनता की स्थिति आ जाती है। तो हर एक प्रकार के पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए वहाँ पर आपको मॉलिब्डेनम जैसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जिंक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपको प्रयोग किया जाता है, एंजाइम सक्रियता के लिए होता है। इसके अलावा आपको कार्बोनेट है, कैल्शियम है, सल्फ़र है। सल्फ़र आपके वैसे जैसे कि प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में है। कैल्शियम है, कोशिका संरचना एवं विभाजन के लिए आता है। मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल का यहाँ पर मुख्य घटक है। बोरान जो आपकी कोशिका भित्ति एवं विकास है, बीज के लिए होता है। इसके अलावा कॉपर है, एंजाइम सक्रियता के लिए, क्लोरोफिल की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैग्नीज है जो आपके एंजाइम सक्रियता के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम है जो आपके दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिंक है जो आपकी प्रोटीन संश्लेषण एंजाइम उत्पादन के लिए वहाँ पर ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सामुदायिक जो अंतःक्रिया हो रही है उस सामुदायिक अंतःक्रिया में कई सारे अलग अलग स्थितियां हमें देखने को मिली हैं। उनमें जीवों का विकास हुआ है, उनको लिए कई सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और वो सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा सामुदायिक अंतःक्रिया, कम्युनिटी इंटरेक्शंस को देख लिया है। और कम्युनिटी इंटरेक्शंस के माध्यम से हमसे यहाँ पर कई सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी में आते हैं वो यहाँ पर इससे भी आता है। आपको कई सारे पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के क्या क्या उपयोगिता इत्यादि चीज़ों को लेकर होती है, इनके चक्रों को लेकर यहाँ पर कैसे किस तरीके से होता है, तो इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अनुक्रमण के लेकर यहाँ पास की उत्पादकता से लेकर क्वेश्चन आया हुआ है। अनुक्रमण की कुछ इन प्रजातियों को लेकर क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये अंतःक्रियाओं को लेकर यहाँ पर धनात्मक अंतःक्रिया, सहभोजिता, आपको आदि सहयोग जैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक जो हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग स्थितियों में पूछे गए हैं।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक्स को पढ़िएगा, इसके में जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको भी ध्यान से एक बार रखना है, रिवीजन 1-2 बार ज़रूर कर लेना है। इन तत्वों के बारे में आपको देख लीजिएगा, एक बार बुक आउट सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पर वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप एक जगह इनको नोट डाउन कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो आज के इतना ही, रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए अपनी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ नए टॉपिक्स के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।